So, good morning to everyone. So, today we will start a new semester 6th का MJC का 10वां पेपर. हम लोग एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इस पेपर में हम लोगों को लगभग 48 लेक्चर का है ये. 48 लेक्चर का. और इसमें हम लोग वन बाय वन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे मैं यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ. पहला है कांस्टेंट. कांस्टेंट है पहली यूनिट में. दूसरी यूनिट में क्या है? वेरिएशनल प्रिंसिपल. वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म. एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म. तीसरी यूनिट में है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. चौथी यूनिट में है मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. ठीक है. और पांचवी जो चौथी यूनिट में ही है, सब यूनिट में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. तो ये हम इन सब हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे इस पेपर में. ठीक है ना. ये 10वां पेपर है आप लोग के सेमेस्टर 6 में. ठीक है. तो इसमें हम लोग जो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर कांस्टेंट वाला. तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज कांस्टेंट. सो व्हाट इज वी विल स्टार्ट यूनिट 1 कांस्टेंट. तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कांस्टेंट. तो एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड. कोई भी अगर आप कोई भी लिमिट उस पर लगा देते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो उसको बोल देते हैं कांस्टेंट. तो इसकी डेफिनेशन है लिमिटेशन. लिमिटेशन imposed on a system of particle is known as constant. ठीक है. तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं. एग्जाम्पल 1. द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. दूसरा एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर. गैस मॉलिक्यूल क्यूल इन ए कंटेनर. कोई भी गैस के पार्टिकल हैं उनको एक कंटेनर में बंद कर दीजिए तो वो एक रिस्ट्रिक्शंस हो गया. मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी. ठीक है ना. वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती रहेगी तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन हो गया. ठीक है. ए पार्टिकल प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर. तीसरा एग्जांपल है. ये आप लोग किए भी हैं. ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए
सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन भी हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जब जाएंगे हम तो उस पे देखते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट, क्लासिफिकेशन, तो इसको बेसिकली 4 टाइप से बांटा गया है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। There are 4 types of constraints. Number one, holonomic, holonomic। ठीक है ना। If what is holonomic? If the condition of all constant can be expressed as a equation, if the condition, अगर कोई कंडीशन को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख सकें तो उसको क्या कहते हैं, holonomic constant। if the condition of all constraint can be expressed as equation having the form, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन को हम लोग लिख सकें, अगर f ये पोजीशन है r1 r2 r3 एंड सो ऑन, ये rn ये पोजीशन है r1 r2 r3 एंड टाइम एज ए कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें, अगर ये f कोई फंक्शन है r1 r2 r3 एंड rn एंड t विथ टाइम के साथ, अगर ये इक्वेशन को इक्वेट कर दें 0 के साथ, देन द कांस्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक। देन द कांस्टेंट्स आर सेड टू बी होलोनोमिक। ठीक है, वेयर r1 r2 r3 क्या है, पोजिशनल कोऑर्डिनेट है। वेयर r1 r2 r3 आर पोजिशनल कोऑर्डिनेट है एंड टी क्या है, टाइम। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाट इज होलोनोमिक के एग्जांपल। एग्जांपल, नंबर 1, द मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये मान लिया कोई रिजिड स्टैंड है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग लटका देंगे, इसके एल है, और यहाँ इस पोजीशन पे ले जाके छोड़ देंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। ये एंगल मान लिया थीटा है, ये आर है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस एल इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस इक्वेशन में। ठीक है ना, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स जेड प्लेन। दूसरा, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन
एक्स जेड प्लेन, अगर एक्स जेड प्लेन पे है कोई पार्टिकल, ठीक है, वहां पे अपना मोशन कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। तो इस इक्वेशन फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू एग्जांपल हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वाई डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल है ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लिया इसकी डिस्टेंस क्या है बी, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, एंड देन एक्स इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म में हम लोग लिख दिए। तो ये कुछ होलोनोमिक के एग्जांपल है। अगर हम लोग कुछ उसको इक्वेशन फॉर्म में इक्वेट टू 0 कर दें तो वो क्या कहलाता है, वेट टाइम के साथ होलोनोमिक कहलाता है। अब चलते हैं दूसरा, नॉन होलोनोमिक क्या होता है। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, इफ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, इफ द कंडीशन ऑफ constraints are not so expressed, they are called, they are called non holonomic। अगर हम लोग उस इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की कंडीशन को, तो वो क्या कहलाता है, नॉन होलोनोमिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर, ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ, अगर कोई पार्टिकल को हम लोग सरफेस के स्फीयर पे रख दें तो क्या होगा, ये मान लिया कोई पार्टिकल का स्फीयर है, ठीक है, ये इसका, ये आर उसकी रेडियस है, ये मान लिया यहाँ पे है, तो ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में क्या है, ये नॉन होलोनोमिक हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है ये, तो इसलिए ये नॉन होलोनोमिक का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा, मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर। मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर। अगर गैस कंटेनर में है तो ये क्या कहलाएगा, अगर मान लिया बॉक्स की लेंथ क्या है, ए है, ठीक है ना, तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, वाई लेस देन आर इक्वल टू बी, ए बी सी अगर साइड्स हैं, और जेड इज लेस देन आर इक्वल टू सी, ठीक है, यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द बॉक्स, और साइड्स ऑफ द बॉक्स हैं। देन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन होलोनोमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा।
तीसरा आता है रियोनोमस। RHE रियोनोमस, NOMOUS, रियोनोमस, तीसरा जो आता है। ठीक है, इसमें नंबरिंग हम लोगों ने शायद नहीं किया है, दूसरा है ये, और ये हमारा पहला है होलोनोमिक। ठीक है, पहला, दूसरा ये नॉन होलोनोमिक, तीसरा रियोनोमस। तो रियोनोमस, इफ द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, इफ द इक्वेशन explicitly डिपेंड्स ऑन टाइम पे, केवल टाइम पे डिपेंड करे, देन उसको क्या कह लेते हैं, रियोनोमस बोल देते हैं। ठीक है ना। चौथा जो है स्क्लेरोनोमस, SCLEARONOMUS, scleronomus. If the equation of constant, if the equation of constants does not depend on time, then it is called scleronomus. तो उसको क्या बोल देते हैं, स्क्लेरोनोमस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई n पार्टिकल सिस्टम है, if there are n particle in a system, if there are n particle in a system, then number of independent degree of freedom कितनी हो जाएंगे, 3 टाइम्स n नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर n पार्टिकल कोई सिस्टम है तो उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो 3n के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इफ देयर आर k कांस्टेंट, इफ देयर आर k कांस्टेंट in the system, then how many equation we need, exactly we need k equations, k number of equations to solve this equation. Then we need exactly k equations to express them. Out of 3n variable, out of 3n variable,
k variable will be k variable will be डिपेंडेंट। अगर 3n में से अगर हम लोग मान लिया कई कांस्टेंट उसमें इम्पोज कर रहे हैं, कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें k वेरिएबल ही होंगे, और तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 3n-k। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये आपके उस पर पूछा जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, छोटा सा। तो 3n-k, अगर k कांस्टेंट हम लोग इम्पोज कर दे रहे हैं तो हम लोग तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 3n-k। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? व्हाट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट? द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इसकी डेफिनेशन है द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स sufficient in number, sufficient in number to specify the system are called system configuration are called generalized coordinate। ठीक है, these are denoted by किससे डिनोट करते हैं इनको? Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। ये क्यू एफ तक जाएगा। एफ जहां पे क्या है? नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे क्या है? एफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हम लोगों ने ऊपर अभी समझा, फ्रीडम। ठीक है, तो क्यू एफ को, एफ जहां पे क्या है हमारा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एफ यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो व्हाट्स इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इफ एक्स आई वाई आई जेड आई क्या है? आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ith particle of the system, then these Cartesian coordinate can be expressed as, then these Cartesian coordinates
can be expressed as a function of generalized कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स आई एक्स वाई आई जेड आई। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 QF। ठीक है, तो एक्स आई को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स आई इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 QF एंड टाइम एज ए कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई आई क्या हो जाएगा, वाई आई Q1 Q2 Q3 एंड QF एंड टाइम। जेड आई इज इक्वल टू जेड आई Q1 Q2 Q3 QF एंड टाइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 क्या कहलाती है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसी को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, इफ आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं आर आई वेक्टर इक्वल टू आर आई Q1 Q2 एंड सो ऑन QF एंड टाइम। ये इक्वेशन 2। तो 1 and 2 आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दी इक्वेशन 1 and 2 are called ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन, ये जो 2 है ये 1 है, ये उसी का एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। और इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंपल इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग एक जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने आज पढ़ा है इसको। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया सिलेबस से, जो कि एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कांस्टेंट। ठीक है ना, ये दोनों यूनिट एक्चुअली एक में ही है, मैंने अलग सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में हम लोग पढ़ेंगे होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक और स्क्लेरोनोमस, रियोनोमस, ये 4 टाइप्स इसके पढ़ेंगे। इसके बाद वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 5 पार्ट में हम लोग इसको सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो लिमिटेशन इम्पोज ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज कोई कांस्टेंट, मतलब कोई भी पार्टिकल पे अगर कोई लिमिटेशन इम्पोज कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, उसका कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी हो गया, गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर, ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये उसके कुछ फ्यू एग्जांपल हैं। अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होता है। ठीक है, पहला है होलोनोमिक। अगर हम लोग कोई किसी भी इक्वेशन की कंडीशन को इस फॉर्म में लिख सकें, f इज अ फंक्शन ऑफ r1 r2 rt एंड rn एंड t इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन क्या कहलाती है, होलोनोमिक कहलाती है। अगर हम लोग इस इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉन होलोनोमिक हो जाता है। इसके होलोनोमिक के कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, मैंने मोशन ऑफ है पॉइंट मास ऑफ है सिंपल पेंडुलम कर दिया है यहाँ पे, r माइनस एल इक्वल टू 0, जो कि एग्जैक्टली हो जाता है। ठीक है, मोशन ऑफ है पार्टिकल इन एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में
y इक्वल टू जीरो हो जाएगा इक्वेशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में वैल्यू रहेगी, बाकी x एंड z में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल हैं होलोनोमिक के। नॉन होलोनोमिक पे चलते हैं। इफ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी सो एक्सप्रेस देन दे आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक। अगर तो इसका एग्जांपल है ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, तो अगर इस स्फीयर पे है तो जो हमारा रेडियस ऑफ ए पार्टिकल है कहाँ पे प्लेस्ड है, वो दोनों अगर बराबर भी हो सकती हैं और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये स्फीयर है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल देख बताया। तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन होलोनोमिक का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इन ए कंटेनर। तो कंटेनर में हम लोग ये अगर ये कंडीशन देखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आती है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये नॉन होलोनोमिक का हो गया। दूसरा है तीसरा है रियोनोमस। रियोनोमस अब अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंडेंट है कोई भी इक्वेशन तो उसको बोल देते हैं रियोनोमस। अदरवाइज क्या होगा, अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो स्क्लेरोनोमस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एन पार्टिकल सिस्टम है तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, उसमें 3 टाइम्स जो होंगी वो एन हो जाती है। अगर मान लिया उसमें कोई के कांस्टेंट इम्पोज कर दे तो हमको एग्जैक्टली के इक्वेशन चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के लिए 3n माइनस सिंपली के कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन जो लिखा है ये सिंपली एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम इज कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम लोग देखते हैं Q1 Q2 Q3 और QF। यहाँ पे QF क्या है, QF एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है या इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर मान लिया आपके एक्स वाई जेड कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग जनरलाइज के फॉर्म में लिख सकें देन उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको ये जो है फंक्शन ऑफ क्या है, ये हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट के हैं। ठीक है ना, Q1 Q2 QF जो है ये जनरलाइज है और इसमें टाइम ये एक एडिशनल फैक्टर जो है टाइम ये हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसको बोल लेते हैं जनरलाइज। इसको एक वेक्टर फॉर्म में अगर सिंपली ये 3 इक्वेशन को अगर एक सिंपल इक्वेशन में लिखा जाए तो हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में अगर ये आर आई जो है अगर कोई पार्टिकल का ith स्टेट का वेक्टर है तो हम लोग एक उसी इक्वेशन को ये 3 जो इक्वेशन थी उसको हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं एक सिंपल इक्वेशन में आर आई इक्वल टू आर आई Q1 Q2 QF एंड टी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। तो ये हमारे इस पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये जो मैंने बेसिक का स्टार्ट किया है तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।